नमस्कार। नवोदय टाइम्स के इस खास पेशकश में एक बार फिर से हमारे साथ संपादक निशित जोशी जी हैं। और आपको पता है कि हम उनसे जो बात करते हैं वो कोई ना कोई गंभीर मुद्दा होता है। मुद्दा पॉलिटिकल हो, क्राइम से रिलेटेड हो या फिर राज्य से जुड़ा हो कोई मुद्दा हो। इस बार भी हम एक बेहद अहम मसले पे सर से बात करेंगे और ये मुद्दा है एक युवा के आतंकी बनने का। देहरादून से अलीगढ़ कनेक्शन और अलीगढ़ से पाकिस्तान कनेक्शन। उससे पहले हमारी आप ये रिपोर्ट देखिए। जिस परिवार की इज्जत पूरे देहरादून में थी, जिसके दादा के सामने लोग इज्जत के साथ आदाब करते थे, आखिर उस परिवार का लड़का आतंकवादी कैसे बन गया? यह सवाल सभी के मन में कौंध रहा है। देहरादून के सिंगल मंडी की गलियों में पला बढ़ा हारिश किस तरह आतंकियों के संपर्क में आया? यह तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अब एजेंसियां तलाश रही हैं। चार भाइयों में एक हारिस को लोग भले ही आज जाने हों, लेकिन दवा खाना चलाने वाले उसके बुजुर्ग पिता को पूरा शहर बखूबी जानता है। शहर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले हारिस के दादा से लोग कभी राय मशवरा करने आते थे। तकरीबन 8 साल पहले हारिस ग्रेजुएशन करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गया था और वहां वह न जाने किसके संपर्क में आया कि देश विरोधी बन गया। अब उसकी पहचान आईएसआई एजेंट के तौर पर है। परिवार इस कदर सदमे में है कि कोई भी इस मामले पर बात करने को तैयार नहीं है। यूनानी हकीम हारिस के वालिद उस जमाने से अपना दवाखाना चला रहे हैं जब नगर निगम की तरफ से यह कार्य शुरू किया गया था। बीच बीच में एनआईए के साथ ही अन्य केंद्रीय एजेंसियां भी हारिस के पिता से बात करती रही हैं। बीते साल मोटरसाइकिल चोरी में हारिस के कुछ साथी पश्चिम बंगाल में पकड़े गए थे, जिसके बाद वह अलीगढ़ से गायब हो गया। बताया जा रहा है कि अलीगढ़ में ग्रेजुएशन करने के बाद वह बच्चों को वहां पे पढ़ाता भी था, कोचिंग चलाता था। आखिर दफा उसने अपने परिवार से अक्टूबर 2023 में बात की। इसके बाद अब उसका पता लगा है जब असम में वह अपने साथी के साथ केंद्रीय एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस पर देखिए, कल सूचना प्राप्त हुई थी, हारिस फारूकी की अरेस्टिंग हुई थी, जो आईएसआईएस का यहाँ पर भारत का हैंडलर था और इसकी गिरफ्तारी असम के बॉर्डर से हुई थी। चूँकि उसके कनेक्शन देहरादून से इसलिए थे कि उनके जो परिवार है, जो पिताजी और फैमिली के जो मेंबर्स हैं, वो देहरादून में काफ़ी 20 साल से ज़्यादा समय से यहाँ रहते हैं। चूँकि ये इनपुट पहले भी डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा रेस किया गया था और इसमें समय समय पर हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो, इनके पास इनपुट रहते थे और समय समय पर निगरानी और चीज़ों की जानकारी की जा रही थी। लेकिन विगत 10-12 सालों से पता था कि ये जब से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया तब से वहाँ से वापस नहीं आया। ना ही इसका कोई कॉन्टेक्ट था परिवार वालों से, ना ही कोई इसके यहाँ परिचित है जिनसे वो किसी भी प्रकार से संपर्क में हो। क्योंकि कल गिरफ्तारी हुई, सूचना का जो सूचना इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा शेयर की गई थी। बाकी जो अभी तक जानकारी हमारी पूर्व में भी थी कि उसके फैमिली में जो कि फादर की यूनानी उसमें दवाखाना चलाते हैं, साथ ही साथ उसके 3 भाई और 2 बहनें हैं और सभी की एक्टिविटी नॉर्मल थी। लगातार ये मॉनिटरिंग यहाँ भी की जा रही थी डिफरेंट एजेंसीज द्वारा और इसकी गिरफ्तारी के बाद जो सूचना प्राप्त हुई उसके आधार पर अन्य जो इनपुट शेयर किए जाएंगे उस पर आगे की कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट पुलिस और यहाँ के एजेंसीज द्वारा की जाएगी। और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास शो में। और जो एक सनसनी फैलाने वाली खबर आ जाई, हमने इसको देखा, पढ़ा, सुना, उस पे आपसे विस्तार से बात करेंगे। और वो खबर है हारिस अजमल फारूकी की। देहरादून का रहने वाला हारिस अजमल फारूकी आईएसआई का इंडिया चीफ था। ये बेहद हैरान करने वाली खबर है कि कैसे एक युवा पाकिस्तान के कनेक्शन में आया, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसके संपर्क में आया और वो देश विरोधी गतिविधियों के लिए काम कर रहा था। सर, एक युवा के आतंकियों के संपर्क में आने की इस घटना को आप कैसे देखते हैं? बहन जी, बड़ी तकलीफ भी होती है, आश्चर्य भी होता है। भारत जैसे देश में जहाँ सबको अपनी अधिकारों के साथ अपने धर्म का पालन करने की खुली छूट है, वहाँ पे कुछ लोग मजहब के नाम पे बरगला दिए जाते हैं और इस हद तक चले जाते हैं कि जिहाद के उसमें आ जाते हैं। तो जो लोग इनको बरगला रहे हैं उन पे जब तक वार नहीं करेंगे, जब तक उनका खात्मा नहीं होगा, ये सिलसिला जारी रहेगा। अब सवाल यह है कि उनको खत्म कैसे किया जाए। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, हमारी एजेंसीज ने बहुत काम किया है। और हारिस फारूकी की बात को सुन के मैं हैरान रह गया। असम से अपने साथी के साथ वो जब प्रवेश कर रहा था तब वो पकड़ा गया
और तब ये मेडूल खाली हुआ। हालांकि उसकी तलाश काफ़ी समय से चल रही थी, मुझे ये पता चला है, क्योंकि शायद ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और अलीगढ़ से ही वो इन गतिविधियों में फंस गया। और अलीगढ़ का नाम पहली बार नहीं आ रहा, अलीगढ़ का नाम इसके पहले भी आ चुका है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो ऐसे तत्व हैं जो बच्चों को बरगला रहे हैं, उनकी तलाश करके, जैसे चाणक्य ने मट्ठा डाला था ना जड़ में, बस उनकी जड़ में मट्ठा डाल दीजिए तो उसकी चींटियां चाट जाएंगी। ये काम अभी नहीं हो पा रहा। और ये जो फैक्ट्री है सर, जो युवाओं को बरगलाने वाली, उनको आतंकी बनाने वाली, धर्म परिवर्तन कराने वाली, क्योंकि जो फारूकी का दोस्त पकड़ा गया है उसके बारे में जानकारी जो लगी है वो ये है कि वो पहले हिंदू था, बाद में उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, उसके बाद वो आईएसआई का चहेता आतंकी बन गया, वो आईएसआई के लिए काम कर रहा था और उसी के साथ फारूकी गिरफ्तार हुआ है। और निश्चित तौर पे जिस तरह से ये गिरफ्तारी हुई है इसकी जानकारी कहीं न कहीं परिवार वालों को थी, क्योंकि परिवार के संपर्क में एनआईए और केंद्रीय एजेंसियां थी। यानी परिवार को ये मालूम था कि उनका बेटा एक अलग राह पे निकल चुका है। आपको लगता है कि समय रहते परिवार द्वारा उचित कदम नहीं उठाया गया जिसकी वजह से फारूकी इतना बड़ा आतंकी बन गया? निश्चित तौर पे इसमें परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है। और संभवतः ये जब से अलीगढ़ गया था उसके बाद ये अलीगढ़ में शायद वहाँ कोचिंग वोचिंग भी पढ़ाने लग गया था, वहाँ पे कोई प्रोफेसर थे उनके संपर्क में था और इसने एक कोचिंग चलाने वाले को भी इस्लाम के नाम पे भड़काया था। और इसके पिता जो हकीम अजमल हैं, वो यहाँ पे पहले यूनानी नगर पालिका थी, नगर पालिका में यूनानी दवाखाना था उनका गांधी रोड पे, और ये पहले चिकित्सक थे जो अपॉइंट किए गए थे, वहीं पे इनको मकान वगैरह भी मिला था। बाद में उस मकान, जब ये यूनानी दवाखाने बंद किए गए नगर निगम में, तो उस मकान को खाली कराने के लिए भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अब इन्होंने अपना एक नया कॉम्प्लेक्स, नगर पालिका का कॉम्प्लेक्स खुला है, उसमें अपना एक दुकान भी खोल रखी है। और शायद अक्टूबर 2023 में इसका लास्ट संपर्क अपने घर से हुआ था, उसके बाद इसका संपर्क कट गया था। और मेरे ख्याल से एनआईए और दूसरी सुरक्षा एजेंसीज इनके घर वालों से 2-4 बार बातचीत भी कर चुकी हैं। अगर इन लोगों ने दबाव डाल के उसको सही रास्ते पे लाने का प्रयास किया होता तो शायद चीजें सुधर जाती। तो इसमें मैं निश्चित तौर पे कहूंगा कि जैसे इनके दादा थे, बहुत बड़ा नाम था अकबर साहब, इतने बड़े इंसान थे, उनसे लोग राय मशवरा लेने आते थे, उनका हाथ चूमते से। और जो अजमल साहब हैं वो थोड़ा सा विचारधारा में कट्टर निकल गए। इनका एक भाई भी है अजमल साहब का, वो लेफ्ट विचारधारा से वो है, टीचर है, उसने इस परिवार से मतलब नहीं रखा। और मूलतः ये परिवार संभवतः इलाहाबाद और प्रतापगढ़ के बीच का कहीं का है और ये अपने उन कनेक्शन को ढूंढता रहा। ये जो लड़का है हारिस, ये अपने पुराने कनेक्शन को ढूंढता रहा। हो सकता है उसको अलीगढ़ में पुराने कनेक्शन के ऐसे लोग मिले गए होंगे जो मिलिटेंट, जो जिहादी मानसिकता के थे। और ब्रेन वॉश करना तो आतंकियों की खासियत है, ब्रेन वॉश करके वो दूसरों का ब्रेन वॉश करने लगा और इतना बड़ा वो बन गया कि भारत में आईएसआईएस का मुखिया बन गया। और वो जिस इसके दोस्त की आप बात कर रहे थे, पहली उसकी शादी एक बांग्लादेश के एक युवती से कराई गई, उसके दबाव में आके उसने इस्लाम ग्रहण कर लिया। तो ये पूरी मोड्स ऑपरेंडी है कि किस तरह से लोगों को धर्म परिवर्तन कराओ, किस तरह से आतंकी बनाओ, किस तरह से भारत को बदनाम करो। तो उसका नाम शायद अनुराग सिंह है, वो पानीपत का रहने वाला है और धर्म परिवर्तन के बाद उसका नाम रेहान कर दिया गया। तो ये मॉड्यूल ऐसे ही काम कर रहा है और हो सकता है कि ये पुणे में पकड़े गए थे कुछ आतंकी आइस मॉड्यूल के, जिन्होंने ब्लास्ट वगैरह में शामिल थे, वहां से ये केस खुला। और ये पुणे मॉड्यूल के बाद ये चीजें हुई है। और इसने अलीगढ़ में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था, जो उस व्हाट्सएप ग्रुप में जिहादी जो
लोगों को जिहाद करना सिखाया जाता, युवाओं को भड़काया जाता था। आईएनए वगैरह सब इसकी जांच कर रही है, चीजें धीरे धीरे बातें सामने आ रही हैं। लेकिन देहरादून जैसे शांति प्रिय स्थल में, जहां पे इनका परिवार 1950 से स्थापित है, तीसरी पीढ़ी ने कुछ ऐसा कर दिया है कि पूरा परिवार सबकी नजर में आ गया है। उनके पिता मीडिया से बात करने को तैयार नहीं कर रहे। इस मामले में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, बेचारे बोले भी क्या। सर, जिस मॉड्यूल की आप बात कर रहे थे, दरअसल अनुराग उर्फ रेहान और ये फारूकी, हारिश फारूकी, इनका जो मेन काम था वो भारत में फंडिंग का था। ये फंड इकट्ठा करते थे और क्या ये जरूरी नहीं है कि इसमें जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो ये जानने का प्रयास करें कि इस फंड को कहां पे इस्तेमाल किया जा रहा था, कैसे इस पूरे मॉड्यूल को ब्रेक किया जाए। हालांकि एजेंसियां काम कर रही हैं, इसमें दो राय नहीं है, ऐसी वैसी ये पकड़े भी गए हैं। इनके खिलाफ लखनऊ और दिल्ली में भी मुकदमे दर्ज हैं। इस बात की जानकारी अब हुई है कि इनके खिलाफ ऑलरेडी 2 मुकदमे लखनऊ और दिल्ली में दर्ज थे। तो सर, जो ये मॉड्यूल है, ये फंडिंग का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कैसे करते होंगे, इसका कुछ आइडिया सर आपको है? देखिए, सबसे पहले तो ये फंडिंग आ कहाँ से रही है, सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है और कौन लोग फंडिंग कर रहे हैं, और उनको क्या यहाँ भारत में रहने वाले कुछ लोग दूसरे माध्यम से पैसा भेज रहे हैं और दूसरे माध्यम से आ रहा, हवाला के माध्यम से, ऐसा तो नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ी जांच है। और निश्चित तौर पे ये जहां भी सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं वहां पे, अब जैसे एक बार सीएए को लेके आपके दिल्ली में वो शाहीन बाग के लोग बैठे थे धरने पे। अब वो लोग कह रहे हैं हमको भड़काया गया था। ये जो लड़का पकड़ा गया है, ये लोग ऐसे ही लोग भड़काते हैं, और इन पे अगर जांच होगी तो निश्चित तौर पे पैसा ऐसी जगह यूज हो रहा है जैसे केरल में अगर हत्याएं हो रही हैं, मे बी पॉसिबल वहां पे भी होगा। तमिलनाडु में भी पकड़ा गया है, तो इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। अब इस मामले में अभी एजेंसियां इसलिए नहीं मुंह खोल रही कि वो अलर्ट हो जाएंगे, स्लीपर सेल छिप जाएंगे। तो सबको पकड़ने के बाद ये एक बड़ा मॉड्यूल आएगा और पकड़ा जाएगा, नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा। जिस तरह सिमी को पकड़ा गया, वैसे इनका अब एक बार अगर पकड़ में आ गया तो जांच होगी। और इनके पिता जो थे जमाती हैं, ये तो जमाती थोड़े से कट्टर हो जाते हैं। सर, 4 दशक से ज्यादा का आपका अनुभव है पत्रकारिता में और आपने बहुत कुछ देखा है। आप इलाहाबाद की बात करें, बनारस की बात करें, लखनऊ, पंजाब, दिल्ली, तमाम जगहों पे आप बहुत जिम्मेदार पत्रकार के तौर पे काम करते रहे हैं। और पिछले 4 दशकों में अगर हम बात करें, खास तौर पे पिछले 2-3 दशक की बात करें, ये जो मॉड्यूल पनप रहा है, बढ़ रहा है, फैल रहा है, इस पे पूर्णतया रोक लगाने का कोई एक सटीक तरीका सर नजर आ रहा है? किस तरह से इस पे पूरी तरह से रोक लगाई जा सकती है? हालांकि हमने देखा है कि कश्मीर में किस तरह से सरकार ने अपने ठोस इरादों से या फिर सख्ती से वहां पे आतंकवाद को भी पूरी तरह से दबा रखा है। लेकिन इस तरह के जो बच्चे हैं, जो आतंकी बन रहे हैं, जो प्रभावित हो रहे हैं खास विचारधारा से, उस पे रोक लगाने के लिए क्या कुछ सरकारी पहल की दरकार आपको नजर आ रही है कि ऐसे लोगों को मोटिवेट किया जाए अगर वो कहीं गड़बड़ हो रहे हैं? हालांकि सोशल मीडिया पे सबको पकड़ पाना आसान नहीं है, बावजूद इसके एजेंसियां सोशल मीडिया के जरिए ही इन लोगों तक पहुंचती हैं। देखिए मयंक जी, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। जैसे पहले मदरसों में सिर्फ इस्लामी शिक्षा दी जाती थी और उनको इतना कट्टर बना दिया जाता था कि अल्टीमेटली वो लोग जिहाद की ओर बढ़ जाते हैं। आज मेरा एक कारपेंटर है, मुझसे बात कर रहा था, मसूरुर मियाँ उनका नाम है। वो कह रहे साहब, मेरे एक पड़ोसी कह रहे थे कि मैं अपने बच्चे को मदरसे वाले स्कूल में पढ़ाऊंगा। मैंने कहा मत पढ़ाना। ये एक नीचे वाला आदमी समझ रहा है कि हमको आज तक भड़काया गया है, और कहने लगा मेरे अपने बेटे भी ऐसे स्कूल में पढ़े हैं जहाँ मिक्स लोग होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज, चाहे वो कोई भी हो, किसी धर्म का हो, मिक्स स्कूलों में पढ़ाया जाए जहाँ सब तरह के लोग पढ़े, तो आपस में प्रेम बढ़ेगा। वो पीढ़ी जब बड़ी होगी तो अपने को कटा फील नहीं करेगी। तो ये चीज अभी शुरू हुई है। हुआ क्या, आजादी के बाद से जो भी लोग सत्ता में आए, उन्होंने मुस्लिम्स को वोट बैंक बना के रखा। उनको आर्थिक रूप से नहीं पनपने दिया, उनको शैक्षिक रूप से नहीं पनपने दिया। अब जो माँ बाप ऐसे होंगे जिन्होंने अकल आ गई है कि दंगे में हमारे बच्चे ही मारे गए,
तो वो तो सुधर गए, लेकिन अभी जो उस मिजाज से बाहर नहीं आए हैं। और सबसे बड़ी चीज, शिकार किसको बनाया गया? पसमानदा को। ये जो भड़काने वाले लोग हैं, ऊंची बिरादरी के लोग होते हैं और गरीब मुसलमानों को, पसमानदा को भड़काते हैं, उनको आतंकी बनाते हैं। अब चीजें निचले स्तर पे उन लोग की जागृति आने लगी है, क्योंकि उनको मकान भी मिले हैं, जो सरकारी योजनाएं उनको लाभ भी मिला है। लेकिन ये इतनी बड़ी संख्या में ये लोग हैं अशराफ, जब तक इनकी नस नहीं काटी जाएगी तब चीजें सुधरेंगे नहीं। जिस दिन इनकी नस काट दी जाएगी उस दिन सुधार आ जाएगा। बिल्कुल, देखिए सुधार आ जाएगा और सुधार आना भी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे फिर किसी और मुद्दे पे निशित जोशी सर से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।